हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कल तक हम लोगों ने इसके बेसिक्स जो थे वो पढ़े थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, प्रेशर के बारे में पढ़ा था, डेप्थ डी पे प्रेशर कितना होता है ये भी पढ़ा था। ओके और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी पढ़ा था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर P एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड एट हाइट H अबाउ द लिक्विड सरफेस। यानी दो डेरिवेशंस है इसके अंदर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर P एट डेप्थ D चाहिए था यहाँ पे, एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर अ टैंक फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी रो, है ना, डेंसिटी रो दी हुई है। सपोज सिलेंडर हैविंग हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड हाइट H इज इमेजिन्ड टू बी इनसाइड द टैंक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंटली बोला है कि लिक्विड की डेंसिटी रो है, सिलेंडर एक कंसिडर किया, इमेजिन किया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसकी हाइट H है। थोड़ी देर में डायग्राम आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। तो H जो है वो H1 माइनस H2 है, वेयर H1 एंड H2 आर द हाइट्स मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड H1 इज ग्रेटर देन H2। ये डायग्राम देख लो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से मेजर की हुई है हाइट से। ओके, तो ये जो H है ये रहेगी H1 माइनस H2। ओके, क्लियर विद दिस। ये डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना है सभी ने। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो। अभी पहले पॉइंट्स लिख लो, यानी तुमको जब पॉइंट्स लिख लोगे तो तुमको ध्यान में आ जाएगा आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया, तो यहाँ से ये H1 हाइट है, यहाँ से ये H2 हाइट है, तो ये जो हाइट है H तो वो रहेगी इतनी, H1 माइनस H2। इतनी हाइट H1 है, इतनी हाइट H2 है, तो ये जो H है ये हो गया H1 माइनस H2। ठीक है, अब वो डायग्राम वहां पे आ गई। अब इसके अंदर सबसे पहला, लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट्स H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। द लिक्विड सिलेंडर इज अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग वर्टिकल फोर्सेस। ओके, ये फेस पे प्रेशर जो है ये P1 है, ये फेस पे प्रेशर जो है वो P2 है। ओके, अब इस लिक्विड में, इस कॉलम पे, लिक्विड कॉलम पे फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं ये देखना है अपने को। सबसे पहला है फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर। ये सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स है, और वो लिक्विड का कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये नीचे एक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ऊपर के सरफेस पे, ये ऊपर के फेस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है F1, उसका फॉर्मूला है P1 इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से एरिया इधर चला गया तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया। अब टॉप सरफेस पे फोर्स कितना हो गया F1, प्रेशर कितना हो गया P1 और एरिया कितना है A। तो ये जो ऊपर के जो लिक्विड है ना, ये इतना ऊपर का जो लिक्विड है, इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, P1 इंटू ए, इतना फोर्स एक्सर्ट किया उसके ऊपर के लिक्विड ने, ऊपर के सरफेस पे, टॉप सरफेस पे। ठीक है, सिमिलरली फोर्स ड्यू टू वाटर बिलो द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यानी ये सिलेंडर के नीचे, ये सिलेंडर का पार्ट है, इसके नीचे का जो पानी है, इसने इस एरिया ए पे फोर्स लगाया F2 और प्रेशर है P2, तो वो जो है वो लोअर सरफेस पे एक्ट कर रहा है। कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, लोअर सरफेस पे। तो वो रहेगा F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, है ना। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ये पहला फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया। तीसरा है वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, यानी इस लिक्विड सिलेंडर का, ये जो पूरा सिलेंडर है ना, इसका खुद का वजन, क्योंकि उसके अंदर पानी है, उसका खुद का वजन है। उसका वजन कितना रहेगा mg, और वो हमेशा नीचे लगेगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और W इज इक्वल टू mg। यानी तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक लग रहा है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना,
और तीसरा लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं? 3, एक ऊपर के सरफेस पे नीचे के डायरेक्शन में, एक नीचे के सरफेस में ऊपर के डायरेक्शन में, और एक उस सिलेंडर का वजन mg नीचे के डायरेक्शन में। समझ में? नेक्स्ट, तो लेकिन मास जो होता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ये हमको पता है, वेयर m इज मास, v इज वॉल्यूम एंड रो इज डेंसिटी। ये तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, है ना? तो देयरफॉर मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम की जगह क्या डालेंगे हम लोग? एरिया इनटू लेंथ। अब इसका एरिया है a और हाइट जो है वो h1 माइनस h2 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। हाइट कितना है? h1 माइनस h2, ये डाला यहां पे। तो मास का फॉर्मूला बन गया रो a h1 माइनस h2। याद रखना है, साथ ही साथ लिखते चलो, पॉज करो आगे बढ़ो, पॉज करो लिखो आगे बढ़ो, क्योंकि इससे तुमको जल्दी समझेगा। देन एज द वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी वो वाटर कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। द फोर्सेज ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस्ड। तो जो भी फोर्सेज है वो बैलेंस होंगे। फोर्सेज बैलेंस का मतलब क्या? जितने फोर्सेज नीचे लग रहे हैं इज इक्वल टू उतने ही फोर्सेज ऊपर लग रहे हैं। क्या बोला मैंने? फोर्सेस बैलेंस का मतलब जितने फोर्सेस नीचे लग रहे हैं उतने ही फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं। नीचे कितने लग रहे हैं? 2, F1 और mg। ऊपर कितने लग रहे हैं? F2। तो नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर इज 0। तो टोटल मारा F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि F1 नीचे लग रहा है उसको पॉजिटिव लिया, mg नीचे लग रहा है उसको पॉजिटिव लिया, F2 ऊपर लग रहा है इसीलिए उसको निगेटिव लिया, तो यहां पे माइनस आ गया, इसीलिए माइनस F2 इज इक्वल टू 0। अब F1 की वैल्यू कितनी लिखी थी अपन ने? P1 इंटू ए। F2 की वैल्यू कितनी लिखी थी अपन ने? P2 इंटू ए। और m की वैल्यू है रो a h1 माइनस h2। सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5, तो अपने को मिला P2 इंटू ए इज इक्वल टू P1 इंटू ए प्लस रो a g h1 माइनस h2। सब में से a कैंसिल हो गया, है ना? सभी में से a कैंसिल हो गया, तो सब में से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो g h1 माइनस h2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नोट उसको डब्बा करके रख लो, अभी अगले स्लाइड में बहुत काम में आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? हाँ, ओके, स्लाइड चेंज होने वाला है इसलिए नोट डाउन करके रख लो। अब देखो यहां पे, if the top of the cylinder is shifted to the surface of the liquid which is exposed to the atmosphere, यानी ये जो सिलेंडर था वो ऊपर शिफ्ट किया, देखो यहाँ पे, यानी जो टॉप सरफेस है वो लिक्विड के सरफेस के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में? P1 इज इक्वल टू पी नॉट। ये जो P1 है ऊपर के सरफेस का प्रेशर वो P नॉट रहेगा। P नॉट यानी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। P नॉट यानी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझा? जो टॉप सरफेस है उस पे प्रेशर कितना लग रहा था? P1, अपन ने P1 बताया था, वो किसके इक्वल रहेगा? P नॉट के इक्वल रहेगा। P नॉट यानी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस। H1 कितना है? 0, क्योंकि हाइट यहां पे आ गई 0। H2 जो रहेगी वो डेप्थ d जितनी रहेगी उसको लिखेंगे माइनस h, यानी माइनस d, है ना? माइनस d डेप्थ बिलो द सरफेस। और P2 यानी यहां का प्रेशर, ये रहेगा P, लेटस से। ये सभी वैल्यू अपन ने जो इक्वेशन अभी लिखा था, क्या लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, उसमें सब्सटीट्यूट किया इन इक्वेशन 6, वो जो 6 इक्वेशन नंबर था, तो ये आएगा P इज इक्वल टू P नॉट प्लस D रो G। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है उस इक्वेशन में। ओके, क्लियर विद दिस? समझा? अब ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखना है? देखो, सपोज ये एक कंटेनर है, ओके, बाहर का प्रेशर P नॉट है एटमॉस्फेयर का। जैसे जैसे लिक्विड के नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट पे तुम D डेप्थ अगर नीचे चले गए तो प्रेशर कितना रहेगा? P नॉट यानी एटमॉस्फेयर का तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा का टर्म ऐड होगा, वो रहेगा D रो G। D क्या है? उसका डेप्थ। रो क्या है? उस लिक्विड की डेंसिटी। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। समझ में? तो इससे हमको एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि जैसे जैसे d बढ़ेगा, जैसे जैसे d बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा, P बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे तुम पानी में नीचे चले जाते जाओगे तुम पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ओके, तुम्हारे घड़ी के पीछे एक नंबर लिखा होता है ना, वो नंबर क्या होता है, घड़ी के अंदर लिखा होता है, जैसे 40 मीटर लिखा होता है, घड़ी के अंदर 40 मीटर लिखा है, 40 मीटर। इसका मतलब यह है कि उस घड़ी को तुम 40 मीटर के डेप्थ तक पानी में लेके जा सकते हो, तब तक वो सही चलेगी, क्योंकि वो 40 मीटर के नीचे तक का प्रेशर सहन कर सकती है। वो घड़ी 40 मीटर तक का प्रेशर सहन कर सकती है। अभी इस घड़ी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे जैसे पानी के नीचे लेके जाऊंगा उस पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्लस डी रो जी। तो सपोज ये 40 मीटर तक जो प्रेशर रहेगा, यानी D इज इक्वल टू 40 मीटर तक जो प्रेशर रहेगा वो सहन कर सकती। जैसे अपन ने उसको और नीचे लेके गए वो सहन नहीं करेगी और वो टूट जाएगी, फूट जाएगी और बंद हो जाएगी। कंसेप्ट ध्यान में आएगा ये चीज? हाँ, ये याद रखना। अब ये एक एक्सप्रेशन किसके बारे में वो लिखा है। नेक्स्ट, एट हाइट h अगर ऊपर है तो P1 इज इक्वल टू P हो गया, जो नीचे का सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो P2 के जगह P0 लिखा है ना। सिमिलरली इफ द सिलेंडर इज अबव द लिक्विड सरफेस बाय अ डिस्टेंस h, देन P2 P0 हो गया, क्योंकि P2 जो है यहां पे जो प्रेशर है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एयर के, तो P2 इज इक्वल टू P0। P0 क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 इज इक्वल टू P रहेगा, यहां पे P1 कर देना है, P1 इज इक्वल टू P। H1 इज इक्वल टू H रहेगा, H2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेफरेंस लिया अपन ने, और रो इज इक्वल टू रो एयर, क्योंकि अब वो बाहर आ गया ना, तो बाहर आ गया, इसलिए जो डेंसिटी लेंगे वो अपन किसकी लेंगे? एयर की डेंसिटी लेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, वो छठवां इक्वेशन जो था यहाँ पे अपन ने लिखा था, उसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। तो h हाइट अबव इक्वेशन क्या रहेगा? P0 माइनस h रो जी, रो एयर लेना पड़ेगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ एयर। यानी इसका हमको इससे ये मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, याद रखना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे पानी में नीचे जाओगे, पानी में नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अभी जहां हम लोग खड़े हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, अगर ऊपर ऊपर गए तो P0 माइनस H रो जी, नीचे नीचे गए तो P0 प्लस H रो जी। समझ में आया कंसेप्ट? तो ये डेरिवेशन यहां पे एंड होता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 8 है, यहां पे रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर P एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। तो यहां तक ये डेरिवेशन में सबने क्या याद रखा? एटमॉस्फेयर, सॉरी सरफेस, सॉरी हम लोगों ने ये याद रखा कि सरफेस पे प्रेशर P0 है, जैसे जैसे नीचे गए प्रेशर है P0 प्लस डी रो जी, यानी बढ़ गया। जैसे जैसे ऊपर गए तो प्रेशर है P0 माइनस H रो जी। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? ओके, now the total pressure P at depth D below the surface of the liquid at rest which is open to the atmosphere is given by P is equal to PA plus D rho G, या फिर P is equal to P0 plus H rho G, दोनों करेक्ट है। ओके, where PA is atmospheric pressure, अपन यहाँ पे लिख दिए PA is atmospheric pressure. Now this shows that the total pressure P is greater than the atmospheric pressure by an amount equal to D rho G.
यानी इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर P है उस जगह पे, लिक्विड के अंदर उस जगह पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है, डी रो जी इतना एक्स्ट्रा है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी उसकी डेप्थ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला हम लोगों ने, किन दोनों का, उस जगह के प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, द एक्सेस ऑफ द प्रेशर एट डेप्थ डी इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। ये जो एक्स्ट्रा है, इतना वैल्यू एक्स्ट्रा है ना, एटमॉस्फेयर से कितना वैल्यू एक्स्ट्रा है, डी रो जी, उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। द एक्सेस ऑफ द प्रेशर एट डेप्थ डी इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। मतलब P माइनस पी ए इज इक्वल टू डी रो जी, इसी को हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कैसे निकालना, द गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, P को एब्सोल्यूट प्रेशर, PA को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के डिफरेंस को गेज प्रेशर। क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, डी रो जी। ओके, तो इन शॉर्ट अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, यहां पे प्रेशर P नॉट, डेप्थ डी पे प्रेशर P नॉट प्लस डी रो जी, और गेज प्रेशर इस पॉइंट पे गेज प्रेशर डी रो जी। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। ओके, अभी देखो यहां पे ये ए बी सी डी ऐसे 4 वेसल्स हैं, इनके शेप देख रहे हो, सब अलग अलग हैं। एक ऐसा सीधा है, एक सीधा होके थोड़ा नीचे जाड़ा हो गया, एक ऐसा है वी शेप का है, और एक ऐसा है बीच में जाड़ा हो गया फिर नीचे कम है। ओके, कंसिडर द इंटरकनेक्टेड वेसल्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। हाँ, लेकिन सबके सब जो है नीचे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब जब तुम इसमें लिक्विड भरोगे तो ये पता चला, ये ऑब्जर्व हुआ कि सभी में जो लिक्विड का लेवल है वो सेम था। भले ही सबका शेप अलग अलग है, सभी में लिक्विड का क्वांटिटी अलग अलग है, अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग अलग है, लेकिन सभी में लेवल एक जैसा था, हाइट एक जैसा था। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो इसको एक्सप्लेन कैसा करेंगे, देखो, When a liquid is poured in any one of the vessel, कोई भी एक वेसल में जब तुम लिक्विड डालोगे, कोई भी एक वेसल में, it is noticed that, यानी ऐसा दिखा, the level of the liquids in all the vessels is same. Okay, ऐसा दिखा। This observation is perplexing because, यानी ये observation थोड़ा अजीब है, perplexing यानी contradictory है, अजीब है, because the vessels are of different shapes and hold different amounts of liquid. This is known as hydrostatic paradox. समझ में आया सबको? हाँ, इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या क्यों हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कंसेप्ट समझ में आया सबको? क्या है ये कंसेप्ट कि भाई हम लोगों ने एक वेसल में लिक्विड डाला, सब इंटरकनेक्टेड है, फिर भी हर एक वेसल में अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग अलग था, शेप अलग अलग था, इसलिए अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग था, तो फिर हाइट भी तो अलग अलग होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं, सभी में हाइट सेम रहा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ड्यू टू द शेप ऑफ वेसल सी इट कैन, अब एक वेसल पर से ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो एक सी वेसल कंसिडर करते हैं, ड्यू टू द शेप ऑफ वेसल सी इट कैन बी अज्यूम दैट, यानी ऐसा हम लोग समझ सकते, द प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल सी वुड बी मोर देन एट द प्रेशर ऑफ द बेस ऑफ द वेसल बी एंड द लिक्विड फ्रॉम वेसल सी वुड राइज इनटू वेसल बी। However, this assumption is never observed. Okay, यानी इसका ये पॉइंट का मतलब क्या है कि C के जो बेस पे प्रेशर ज्यादा रहा होगा क्योंकि वो बहुत टेपर है ना, एरिया कम है उसका, और B पे जो है, B के बेस पे
प्रेशर कम रहा होगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा जिस पे एरिया कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, और जहां एरिया ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। यानी प्रेशर होना चाहिए सी के बेस पे ज्यादा और बी के बेस पे कम। तो इसका मतलब ये रहना चाहिए कि पानी यहां से यहां फ्लो होना चाहिए। कहां से? सी से निकल के बी में फ्लो होना चाहिए, क्योंकि पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होता है। तो सी से निकल के बी में फ्लो होना चाहिए था। ओके, जो पानी है वो सी से निकल के बी में फ्लो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ओके, हाउएवर दिस assumption इज नेवर ऑब्जर्व्ड, कभी दिखा ही नहीं ऐसा। ऐसा क्यों? देखो यहां पे अब सिर्फ सी वेसल को कंसिडर किया। देखो ऐसा सी, उसको 3 हिस्सों में बांटा अपन ने। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ए बी ए बोला, ऐसे 3 हिस्से। ये दोनों हिस्से सेम दिख रहे हैं इसलिए ए ए, ये बी बीच का हिस्सा। अब the height of the liquid column is the same for all the vessels, therefore the pressure of the liquid column in each vessel is same and the system is in equilibrium. Okay, अब ऐसा क्यों? Consider the forces exerted by the walls of the vessel on the liquid. Okay, कौन सा फोर्स कंसिडर किया? ये जो एरो बनाया ना मैंने, ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड। किसने एक्सर्ट किया? वॉल्स ने। ये जो वॉल्स है, दीवारें हैं, है ना, ये दीवारों ने एक्सर्ट किया। किस पे एक्सर्ट किया? ऑन द लिक्विड। पॉइंट समझ के लेना, हम लोगों ने फोर्स कंसिडर किया। फोर्स कंसिडर किया, किसने एक्सर्ट किया हुआ फोर्स? वॉल्स ने। किसके ऊपर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स? लिक्विड के ऊपर। अब ये जो फोर्सेस है, दिस फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द वॉल्स। याद रखना हमेशा ये कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल एट ईच पॉइंट एज शोन इन फिगर, है ना। जैसे ये वॉल ऐसी है तो ये फोर्स ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ये वॉल आड़ी है तो फोर्सेस भी आड़े रहेंगे, ठीक है। ये भी ऐसे आड़े दिख रहे, है ना, अजीब है एकदम ऐसा। क्लियर? ओके, तो अभी हो क्या रहा है? अब ये तो खड़ा है ऐसा, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये जो आड़ा फोर्स है ना, इसके 2 कंपोनेंट रहेंगे। एक ऐसा आड़ा एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और एक वर्टिकल रहेगा। और इधर का जो आड़ा है, इसके भी 2 कंपोनेंट रहेंगे, एक वर्टिकल रहेगा और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। यानी इधर साइड के हॉरिजॉन्टल को इधर साइड के हॉरिजॉन्टल ने कैंसिल कर दिया। समझे क्या? दोनों साइड के जो आड़े हैं, ऐसे आड़े, उनके हॉरिजॉन्टल ने एक दूसरे को कैंसिल किया। वर्टिकल कैंसिल नहीं कर रहे, दोनों के वर्टिकल ऊपर है। इसका वर्टिकल ऊपर है, इसका वर्टिकल ऊपर है, इसका हॉरिजॉन्टल राइट साइड में है, इसका हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में। तो हॉरिजॉन्टल वालों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो बचा कौन सा बचा? सिर्फ वर्टिकल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ईच ऑफ दीज फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू देयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, है ना। हम लोगों ने भी तो वही किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। द वर्टिकल कंपोनेंट्स विच एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, किधर के डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में, सपोर्ट्स द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द वॉल, है ना। तो इन सभी के, यानी इसका मतलब समझा देता हूं मैं, इन सभी के इधर साइड के जितने भी फोर्सेस हैं, इन सभी के वर्टिकल कंपोनेंट ने जो लिक्विड का वजन था, ये जो इतने पार्ट में जितना भी लिक्विड था ना, इसका जितना भी वजन था उसको बैलेंस किया। इन सभी के ये जितने भी आड़े फोर्सेस थे, इन सभी के वर्टिकल कंपोनेंट ने इस पार्ट में जितना भी क्या था, लिक्विड था, उसका वजन को बैलेंस किया, उसके वजन को बैलेंस किया। Thus, only the weight in the cylindrical column of the liquid in the section B is not balanced and contributes towards the pressure at the base. सिर्फ इतने भाग में, ये जो B भाग में, B पार्ट में जो लिक्विड है, उसके वेट को किसी ने बैलेंस नहीं किया। Only the weight in the cylindrical column of the liquid. किसका वेट? वेट in the cylindrical column of the liquid in section B. वो बैलेंस नहीं हो रहा है, इज नॉट बैलेंस्ड, वो बैलेंस नहीं हो रहा है, एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द प्रेशर एट द बेस, और ये ही भाग बेस पे प्रेशर ला रहा है।
बेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। कौन सा? ये बीच का भाग, क्योंकि उसका वजन कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। इन सब का वजन, ये फोर्सेस बैलेंस कर रहे थे, इनके वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर रहे थे, बट इसका वजन तो कोई बैलेंस नहीं कर रहा है ना। दिस फैक्ट रिजॉल्व्स द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसीलिए बेस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और उतना ही हो रहा है जितना ये कॉलम में लिक्विड है। अब हर एक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी रहा, तो सिर्फ इतने कॉलम का जो लिक्विड है वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, अब ऐसा शेप का रहा सपोज, तो इतने भाग में जो लिक्विड है वही बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इतने भाग का कैंसल हो जाएगा, इतने भाग में जो वेट है, वजन है, वो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स से कैंसल हो जाएगा। और इससे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझ सकते हैं। समझ में आया सबको यहां तक? ओके, तो आज हम लोगों ने ये दो कॉन्सेप्ट पे बात करी है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना है सभी ने। इसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, तो आज हम लोगों ने एक डेरिवेशन देखा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा। ओके, दैट्स इट।